हे गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। सो अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं एरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू एंड बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स ऑन दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियोस कोई भी आपको चीज़ पढ़नी है इसमें से तो आपको इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू डेटा स्ट्रक्चर्स दैट इज ग्राफ। ये भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ग्राफ बेसिकली होता क्या है, ये कैसे डिफरेंट है अदर टाइप ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक बाइनरी ट्री से, क्या टाइप्स हैं ग्राफ्स के, क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में रिलेटेड टू ग्राफ, क्या एप्लीकेशंस हैं ग्राफ की, एंड हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ ग्राफ इन मेमोरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो फर्स्ट थिंग इज ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ग्राफ से पहले हम एक और पढ़ चुके हैं, वो था बाइनरी ट्री। जबकि जो आपके एरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स थे वो सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स थे, बट बाइनरी ट्री एंड ग्राफ आपके नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। तो बाइनरी ट्री के केस में भी मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, बट लेट मी एक्सप्लेन इट हेयर एज वेल। सो यहाँ पर क्या होता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि जो भी नोड्स हैं या फिर आप कह सकते हैं जो भी डेटा है, जो भी यहाँ पर आइटम्स हैं जो कि आप मेमोरी में सेव करवा रहे हैं, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है, कोई ना कोई हायरार्की होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। जबकि स्टैक और क्यू के केस में क्या होता था, डेटा आपका लीनियरली सेव किया जाता था, बट यहाँ पर नॉन लीनियर के केस में डेटा आपका लीनियरली सेव नहीं किया जा रहा है, उनमें कुछ ना कुछ हायरार्की है। तो ऐसे ही जो ग्राफ है हमारा वो भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है ग्राफ का, दिस वन। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो लीनियरली डेटा सेव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एक तो सबसे पहले ग्राफ जो होता है वो सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस होता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है अ ग्राफ जी। ठीक है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस दैट इज V एंड द एजेस दैट इज E. इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ वर्टिसेस V, जिसमें कि कितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस भी हो सकते हैं, दैट टोटली विल डिपेंड ऑन योर एप्लीकेशन और जो भी आपके पास प्रॉब्लम गिवन है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि कितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, एंड अ सेट ऑफ एजेस यानी कि E1, E2, E3 की कितनी नंबर ऑफ एजेस होंगी। तो अब ये वर्टिसेस एंड एजेस का क्या मतलब है ग्राफ में, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, दिस वन, एक ग्राफ का। दिस इज अ यू कैन से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ। मेमोरी में ऑब्वियसली ये ऐसे सेव नहीं किया जाएगा, मेमोरी में ये या तो यूजिंग एरेज या फिर यूजिंग लिंक्ड लिस्ट ही सेव किया जाएगा, बट ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें देखिए क्या होता है, हमारे पास कुछ वर्टिसेस होती हैं जिनको हम नोड्स भी कहते हैं या वर्टेक्स भी कहते हैं। V1, V2, V3, V4 एंड V5 ये सब हमारे वर्टेक्स हैं। आप या इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये सब हमारे पास डेटा आइटम्स हैं। ठीक, और ये जो यहाँ पर हमने गिवन है दिस वन, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 एंड E8 ये सब क्या है, एजेस हैं। तो वर्टेक्स एंड एजेस का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बनाता है, एक ग्राफ बनाता है। ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर्स है जिसका यूज़ किया जाएगा इन ऑर्डर टू सेव द डेटा। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसका एक एप्लीकेशन बताती हूँ ग्राफ का, तो आप फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, तो कभी सोच के देखना कि वो किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे होंगे इन ऑर्डर टू स्टोर द डेटा, क्योंकि बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ मैं कहूँगी कि वहाँ पर नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं फेसबुक पर, तो वो सारा का सारा डेटा कैसे सेव हो रहा है। जैसे मैं अगर अपने फेसबुक अकाउंट की बात करती हूँ तो वहाँ पर एक फेसबुक अकाउंट के साथ एक पेज भी है, पेज पे डेली पोस्ट होते हैं, एंड इसके अलावा कुछ ना कुछ पोस्ट, वीडियोस, शेयर्स, लाइक्स, सब्सक्राइब्स, हम ये सब चीज़ें बाद में भी चेक कर सकते हैं, एक्टिविटी में ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है ना डेटाबेस में। तो ये चीज़ें कहाँ पर किस तरीके से सेव की जा रही है मेमोरी में कि हमें एफिशिएंटली हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जस्ट क्या करते हो, facebook.com लिखते हो और आपके पास सारा का सारा डेटा आ जाता है, विद इन मिली सेकेंड्स आपके पास डेटा आ जाता है, राइट। तो कैसे वो डेटा सेव किया जा रहा है, किस तरीके से सेव किया जा रहा है मेमोरी में कि आप उसको एफिशिएंटली इतनी फास्टली उसको आप एक्सेस कर पा रहे हैं। तो वहाँ पर जो जनरली जो डेटा स्ट्रक्चर, बेसिस डेटा स्ट्रक्चर जो यूज़ होता है इन ऑर्डर टू स्टोर द डेटा इन फेसबुक, वहाँ पर यूज़ किया जाता है ग्राफ का। ऐसे ही ट्विटर में भी ग्राफ का यूज़ किया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करते हैं तो वहाँ पर भी ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स का ही यूज़ किया जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो वर्टेक्स हैं, तो ये तो क्या होगा, जैसे कि फेसबुक अकाउंट्स हो गए, दीपाली का ये हो गया, दूसरा कोई फेसबुक अकाउंट हो गया, ये सब हमारे फेसबुक अकाउंट्स हो गए हैं। अब ये जो लिंक्स हैं, इन लिंक्स का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये कोई पर्सन ए का फेसबुक अकाउंट है और ये V2 पर्सन का फेसबुक अकाउंट है, तो ये दोनों फ्रेंड्स हैं, तो इनके बीच का कनेक्शन हमने इस एच के थ्रू दिखाया है। V1 का एक और फ्रेंड है V3, तो इसके बीच में क्या कनेक्शन है, दिस वन, ये हमारे पास कनेक्शन आ गया है। V3 V4 का फ्रेंड है एंड V4 जो है V2 का भी V4 V2 का फ्रेंड है एंड V3 V2 का फ्रेंड है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि V2 इज द म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ V3 एंड V4, राइट। तो इस तरीके से कुछ वर्किंग होती है ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स की। ओके, तो जब हम देखेंगे इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ, तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर हम वर्टेक्स के साथ एजेस भी स्टोर करवाते हैं, हम उनके बीच ये कनेक्शन भी बताते हैं कि कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स के एडजेसेंट है, कौन सा वर्टेक्स किसी दूसरे वर्टेक्स से कितना स्ट्रांगली कनेक्टेड है, वीकली कनेक्टेड है, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ग्राफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर्स है। तो इतना आई गेस आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, डेफिनेशन आप लोगों को समझ आई होगी ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स की। अब अगर मैं आपको बताती हूँ कि ग्राफ और बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है, तो देखो क्या होता था, बाइनरी ट्री में एक हायरार्की होती थी, है ना, कि B एंड C आर द चाइल्ड ऑफ A, D एंड I बोथ आर द चाइल्ड ऑफ B। ठीक है, तो और F का B से कोई भी कनेक्शन नहीं है, D और I सिबलिंग्स हैं बट F का B से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हायरार्की थी, बट इन केस ऑफ ग्राफ यहाँ पे कोई भी हायरार्की नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट हम एक बनाते हैं, इनके बीच में कनेक्शंस देखते हैं हम लोग, ये सब चीज़ें यहाँ पर रहती हैं, बट यहाँ पर ग्राफ में जो है कोई भी हायरार्की नहीं होती है। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ बाइनरी ट्री एंड द ग्राफ, हायरार्की। ठीक है, बाइनरी ट्री में हायरार्की रहती है नोड्स के बीच में, डेटा के बीच में। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जब हम ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, तो वन बाय वन इनको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं ये। तो एक मैं जल्दी से ग्राफ बना लेती हूँ सबसे पहले, तो उसके बाद उस पर हम ये सब कुछ एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा हमारे पास ग्राफ है, एक और वर्टेक्स बना लेते हैं ई। तो सबसे पहले हमारे पास सेल्फ लूप मतलब कि जैसे मान लीजिए एक वर्टेक्स ए है, अगर आपके पास कुछ इस तरीके से एक एज एग्जिस्ट करती है, लेट्स सपोज E1, मतलब कि आप इसके थ्रू ए पर ही पहुंच सकते हैं और कितनी भी टाइम इस पर ट्रैवर्स कर सकते हैं ए के थ्रू, तो वो हमारी क्या कहलाती है, सेल्फ लूप कहलाती है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं कि अ वर्टेक्स जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट सेम वर्टेक्स होता है, तो वो क्या कहलाता है, सेल्फ लूप कहलाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज पैरेलल एज। पैरेलल एज मीन्स जैसे कि C to D के लिए यहाँ पर ये एक पाथ एग्जिस्ट करता है, या फिर आप कह सकते हैं एक एज E2 एग्जिस्ट करती है, इसके साथ ही एक और अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एज एग्जिस्ट करती है, तो ये दोनों एजेस E2 एंड E3 ये क्या कहलाएंगी, पैरेलल एजेस कहलाएंगी। तो सेल्फ लूप हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, E1, और पैरेलल एजेस हमारे पास क्या है, E2 एंड E3। तो अगर आप यहाँ पर देखें कोई भी पैरेलल एज एग्जिस्ट नहीं करती है, अगर मान लीजिए मैं एक यहाँ पर भी एज बना देती हूँ E4 और E5, तो यहाँ पर E4 एंड E5 बोथ आर पैरेलल एजेस, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों एजेस का सेम है। एडजेसेंट वर्टिसेस का क्या मीनिंग है, जैसे मान लीजिए A और B ये दोनों कनेक्टेड हैं वाया E4 एंड E5 एज, ऐसे ही A एंड C बोथ आर कनेक्टेड विद E6 एज, B एंड D बोथ आर कनेक्टेड विद E7 एज। बट अगर आप देखें तो D और E कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, तो यहाँ पर एडजेसेंट क्या वर्टेक्स हुई, A और B बोथ आर एडजेसेंट, A and C are adjacent, C and D are adjacent, D and A both are not adjacent because there is no edge between them. ठीक है, D and E are not adjacent but D and B are adjacent, B and E are adjacent. मीन्स ऐसे दो नोड्स जिनके बीच में कोई एज एग्जिस्ट करती है, ऐसे वर्टिसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस कहते हैं। गाइज हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, वर्टेक्स, नोड और वर्टिसेस ये हम एक ही टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ। फाइनाइट ग्राफ मीन्स जिसमें लिमिटेड फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस एंड फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टेक्स एग्जिस्ट करती हैं, उनको हम बोलते हैं फाइनाइट ग्राफ। और इनफाइनाइट ग्राफ क्या होता है, जिनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एजेस एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टेक्स पॉसिबल है। तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम इनफाइनाइट की बात, ये तो हमारे पास फाइनाइट ग्राफ है दिस वन, और अगर हम इसकी कुछ बात करते हैं A B
सी डी। तो अगर हम इस तरीके से बात करें जिसमें आगे कितने भी आप नंबर ऑफ वर्टेक्स बढ़ा सकते हैं, कितनी भी नंबर ऑफ एजेस बढ़ा सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट ग्राफ बोलते हैं। इंसिडेंट एंड डिग्री की बात करते हैं तो सबसे पहले ए की अगर हम यहाँ पर सी की बात करते हैं तो सी पर देखिए कितनी नंबर ऑफ एजेस आकर मिल रही हैं। एक तो E6, E2 एंड E3, 3 यहाँ पर एजेस मिल रही हैं। तो डिग्री ऑफ सी कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है, क्योंकि E6 यहाँ पर आके मिली है, E2 मिली है एंड E3 मिली है। यानी कि किसी भी वर्टेक्स पर जितनी नंबर ऑफ एजेस आकर मिलती हैं उनको हम लोग क्या, उसको हम टोटल नंबर ऑफ उन एजेस को मिला के क्या बनती है, डिग्री ऑफ दैट नोड बनता है, ठीक है। तो अगर डी की बात करते हैं तो 1 यानी कि E2, E3 एंड E7 3 एजेस हैं, यानी कि डिग्री ऑफ डी इज 3। ए की बात करते हैं तो E5, E4, E6 एंड E1 1 2 3 4 एजेस आकर मिल रही हैं। तो यहाँ पर ए की डिग्री कितनी हुई है, 4 हो जाएगी। और इंसिडेंट का क्या मतलब है कि भाई जो भी यहाँ पर आकर मिल रही है उसको हम, उस टर्म को हम इंसिडेंट कहते हैं कि नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन अ वर्टेक्स make the degree for that vertex. The number of edges incident on a vertex determines its degree. डायरेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं तो अभी तो ये जो हमारे पास ग्राफ बना है दिस इज अनडायरेक्टेड ग्राफ। हमारे पास बेसिकली 2 टाइप के ग्राफ्स होते हैं, डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड। अनडायरेक्टेड का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर आप ए और सी के बीच में एक एज एग्जिस्ट करती है E6, तो आप A to C भी जा सकते हैं यहाँ पर और C to A भी जा सकते हैं, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, कोई भी डायरेक्शन यहाँ पर गिवन नहीं है इस एज के लिए। बट अगर आपको किसी भी एज के लिए डायरेक्शन गिवन हो, इस तरीके से आपको डिफाइन कर दिया जाए कि दिस इज अ डायरेक्शन, तो दैट मीन्स यू कैन ट्रैवर्स फ्रॉम A to C बट यू कैन नॉट ट्रैवर्स फ्रॉम C to A, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ हो गया है। तो डायरेक्टेड ग्राफ के केस में यही होता है, हमारे पास सारी की सारी एजेस डायरेक्टेड रहेंगी उसके केस में। देखिए लाइक दिस, मान लीजिए हमने ये बनाया है, तो इसमें क्या है, देखो अगर आप इस वाली E5H की बात करते हैं तो E5 के थ्रू आप A to B तो जा सकते हैं बट B to A नहीं जा सकते हैं। तो दिस इज डायरेक्टेड ग्राफ। और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या हुआ, जो हमने इससे पहले पढ़ा, जिसमें कोई भी डायरेक्शन गिवन नहीं होती है एजेस की। रेगुलर ग्राफ की बात करते हैं तो रेगुलर ग्राफ क्या होता है, एक ऐसा ग्राफ जिसमें नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द नोड्स आर सेम, वो होता है हमारे पास रेगुलर ग्राफ। मतलब मान लीजिए कि A, B और C ये 3 हमारे पास वर्टेक्स हैं इस ग्राफ में। तो यहाँ पर देखिए A की डिग्री कितनी है, 2, B की डिग्री कितनी है, 2, C की डिग्री कितनी है, 2, यानी कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें सभी वर्टेक्स की सेम नंबर ऑफ डिग्री होती है, ऐसे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं रेगुलर ग्राफ। आइसोलेटेड वर्टेक्स की बात करें तो एक ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 0 है, डिग्री कितनी है जिसकी 0, ऐसे वर्टेक्स को हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो जैसे मान लीजिए एक ग्राफ एग्जिस्ट करता है ABC और यहाँ पर एक और नोड है D, बट D किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। येस इट्स पॉसिबल, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सारे के सारे नोड्स कनेक्टेड होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे पास, हम एक कैटेगरी और पढ़ेंगे, कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो ये हमारा डिसकनेक्टेड ग्राफ है ये, ठीक है। तो जो भी वर्टेक्स किसी भी नोड से कनेक्टेड नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी ऐसा नोड या ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 0 है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं। पेंडेंट वर्टेक्स की बात करें तो ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 है। तो यहाँ पर तो सबकी डिग्री 2 है, अगर हम इसको कनेक्ट कर दें तो यहाँ पर D की डिग्री कितनी है, 1 है। तो D क्या हो गया यहाँ पर, पेंडेंट वर्टेक्स, ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 है। नल ग्राफ यानी कि जहाँ पर कोई भी ना तो वर्टेक्स एग्जिस्ट करती हैं एंड ना ही वहाँ पर कोई भी एजेस एग्जिस्ट करती हैं, तो ऐसे ग्राफ को हम लोग नल ग्राफ कहते हैं। मल्टीग्राफ ऐसे ग्राफ्स होते हैं जिनमें या तो सेल्फ लूप एग्जिस्ट करती हैं या फिर पैरेलल एजेस एग्जिस्ट करती हैं या फिर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे ग्राफ्स को हम लोग कहते हैं मल्टीग्राफ। तो यहाँ पर अगर हम इस वाले ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये सेल्फ लूप भी है और पैरेलल एजेस भी हैं, तो ये कैसा ग्राफ हो गया, मल्टीग्राफ। और अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो दिस इज नॉट अ मल्टीग्राफ, क्योंकि ना तो यहाँ पर सेल्फ लूप है और ना ही यहाँ पर पैरेलल एज है। तो अगर एक ग्राफ में एक भी सेल्फ लूप है तो वो आपका कैसा ग्राफ हो गया, मल्टीग्राफ। या फिर केवल एक ही पैरेलल एज है तो वो भी मल्टीग्राफ है, या फिर आपके ग्राफ में दोनों ही चीज़ एग्जिस्ट करते हैं तो वो भी मल्टीग्राफ कहलाएगा। साइकिल की बात करते हैं तो साइकिल का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये एक साइकिल बनी हुई है A to B to C to D, जिसमें कि फर्स्ट और लास्ट जो वर्टेक्स होता है वो सेम होता है। किसी भी पाथ में अगर फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स सेम है तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, साइकिल कहलाती है। तो अगर मैं यहाँ पर एक और अच्छा से एग्जाम्पल, रुको मैं इसे क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक साइकिल एग्जिस्ट करती है इस वाले पाथ में A B D C A, क्योंकि A B D C A यहाँ पर क्या है, फर्स्ट और लास्ट जो नोड है इस पाथ में वो सेम है, तो ये साइकिल है।
अगर हम बात करते हैं एक पाथ ऐसे की दिस वन, तो ACDA ये भी एक साइकिल है, ABDA ये भी एक साइकिल है। बट अगर मैं इसको डायरेक्टेड बना देती हूँ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए कि कोई साइकिल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो अगर इसकी बड़ी वाली साइकिल की बात करें ABDC, बट C से अब हम लोग A पे नहीं जा सकते हैं, तो यानी कि दिस इज़ नॉट अ साइकिल है, क्योंकि यहाँ पर अब ABDC से आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ है, C से A के लिए कोई भी पाथ नहीं है। बट अगर हम इसकी बात करें ABDA, तो ये एक साइकिल है। स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ कौन से होते हैं? ऐसे ग्राफ जिनमें कि आप कोई भी दो पेयर ले लीजिए किन्हीं भी नोड्स का, तो अगर आप किसी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे पहुंच पा रहे हैं और दूसरे वर्टेक्स से पहले वर्टेक्स पे पहुंच पा रहे हैं, तो वो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ कहलाता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा ये। अगर आप इस ग्राफ में देखें तो अगर मैं दो पेयर चूज करती हूँ A एंड D, तो पहले हम A से D पर जाके देखते हैं, तो ABCD पहुँच गए। अब D से A पर जाके देखते हैं, D to A पहुँच पा रही हूँ मैं, है ना। तो यानी कि A और D मैंने एक पेयर लिया था दो नोड्स का, तो मैं A से D पर भी जा पा रही हूँ, D से A पर भी जा पा रही हूँ। तो ये क्या हुआ? स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ। अगर हम एक और पेयर लेते हैं, B to D लेते हैं, तो देखिए BCD पहुँच पा रही हूँ। अब D to B जाते हैं, तो D to A, A to B, D to B भी मैं पहुँच पा रही थी, यानी कि दिस इज अ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ। बट अगर हम लोग कुछ ऐसा ग्राफ अगर हमारे पास एग्जिस्ट करता है, अगर हम AC एक पेयर ये लेते हैं, तो A to C तो मैं पहुंच पा रही हूँ, A to B, B to C, बट C to A मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, यानी कि दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ। तो आई गेस आपको ये क्लियर हुआ होगा कि आप कोई भी दो पेयर ले लीजिए किसी ग्राफ में, और आप अगर किसी उस पेयर के फर्स्ट नोड से सेकंड नोड तक पहुंच पा रहे हैं एंड देन सेकंड नोड टू फर्स्ट नोड पहुंच पा रहे हैं, दैट मीन्स दैट ग्राफ इज अ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ। सिंपल ग्राफ क्या हुआ? जो हमने अभी तक जो भी पढ़ा था, दैट वाज अ सिंपल ग्राफ, जिसमें कि कोई भी बट लूप और पैरेलल एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो होता है सिंपल ग्राफ। यानी कि कोई भी ग्राफ है तो सिंपल ग्राफ होगा या फिर मल्टी ग्राफ होगा। आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा वर्टेक्स, किसी भी अगर किसी ग्राफ में कोई ऐसा नोड एग्जिस्ट करता है जिसके डिलीट कर देने से ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, तो वो वर्टेक्स कहलाता है आर्टिकुलेशन पॉइंट। मीन्स अगर मान लीजिए कि इस ग्राफ में से अगर मैं B नोड को डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, तो B नोड के डिलीट होने से ACD कनेक्टेड है, यानी कि B जो था इस ग्राफ का आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं था। अगर मैं अब अच्छा इसमें से डिलीट करती हूँ D को, तो अभी भी D डिलीट होगा तो ये वाली एजेस नहीं रहेंगी, बट अभी भी ABC कनेक्टेड है, यानी कि D भी इसका आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं था। कोई और एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। मान लीजिए ये एक हमारे पास ग्राफ है, तो अगर इसमें से मैं डिलीट कर देती हूँ B को, अभी तो ये कनेक्टेड था, ठीक, अगर मैंने B को डिलीट किया तो ये एजेस चली जाएंगी, तो A और C भी अब कनेक्टेड नहीं है, यानी कि ये ग्राफ अब डिसकनेक्टेड ग्राफ हो चुका है, क्योंकि जो इसमें वर्टेक्स एग्जिस्ट करती हैं वो अब कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ क्या कहलाएगा? सॉरी, तो ऐसा वर्टेक्स यानी कि वर्टेक्स B जो हमने डिलीट किया है यहाँ से, वो क्या कहलाएगा? एक आर्टिकुलेशन पॉइंट फॉर दिस ग्राफ। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। लेट्स सपोज ये एक ग्राफ है हमारे पास, तो इसमें से अगर मैं E को डिलीट कर देती हूँ तो क्या होगा? ये भी एज डिलीट हो जाएगी, ये भी एज डिलीट हो जाएगी, है ना, ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया। तो अब आप अगर देखें तो जो B है वो अब इस ग्राफ में किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, यानी कि एक पार्ट तो आपके पास इस ग्राफ का ये हो गया है, एक पार्ट ये हो गया है, तो ये एक डिसकनेक्टेड ग्राफ है, यानी कि जो नोड E था वो एक आर्टिकुलेशन पॉइंट था इस ग्राफ का। वेटेड ग्राफ क्या है? कि अगर आपके पास ग्राफ में हर एज का कुछ ना कुछ वेट गिवन है, जैसे कि ये ग्राफ है, इसमें इस एज का वेट गिवन है 6, इसका 7, तो ये एक वेटेड ग्राफ कहलाता है। अब यहाँ पर इन वेट्स का मतलब क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में या फिर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने में। तो शॉर्टेस्ट पाथ अगर फाइंड आउट करना है तो वहाँ पर क्या होगा? A और D जो हैं दो प्लेसेस हो गए, लेट्स सपोज ये हो गया मुरादाबाद और ये हो गया है दिल्ली, ठीक है। तो ये अगर ये दोनों कनेक्टेड हैं, तो ये अगर यहाँ पे हमने कोई भी वेट दिया है, तो दैट मे बी द डिस्टेंस बिटवीन A एंड D, और हो सकता है कि A से D तक पहुँचने में जो टाइम लगता है, यानी कि 6 आवर्स अगर लगते हैं, तो ये चीज़ भी हो सकती है। दैट टोटली विल डिपेंड ऑन योर डेटा स्ट्रक्चर कि आप किस तरीके से उसे बना रहे हैं, आपके पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप वेटेड ग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रिज की अगर बात करें तो किसी भी ग्राफ में एक ऐसी एज जिसके रिमूव कर देने से ग्राफ डिसकनेक्टेड ग्राफ बन जाता है, तो उस एज को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिज कहते हैं। जैसे कि अभी हमने आर्टिकुलेशन पॉइंट पढ़ा था। तो एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से एक। तो हम लोग बात कर रहे हैं
एक ऐसी एज के रिमूव करने से जिससे ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। तो अगर मैं ये वाली एज को डिलीट कर दूं तो क्या होगा, अगर ये एज डिलीट हो जाए तो क्या होगा, B इस ग्राफ से डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। दैट मीन्स दिस एज, यानी कि अगर इस एज का नाम E1 था तो E1 इज द ब्रिज फॉर दिस ग्राफ। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी जिनका कई बार यूज़ किया जाता है, बहुत बार पूछ ली जाती हैं, गेट में भी आपसे पूछ ली जाती हैं इनकी। इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि ग्राफ आपको दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है व्हाट इज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ब्रिज या फिर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पेंडेंट वर्टेक्स। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ग्राफ को हम लोग कैसे मेमोरी में रिप्रेजेंट करेंगे, क्या क्या तरीके हैं ग्राफ को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के। सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करो और आप सोचो कि अगर हम एरेज का यूज़ करते हैं या लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं तो कैसे हम मेमोरी में ग्राफ को स्टोर कर सकते हैं। पहले जल्दी से सोचो, फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। सो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ बात करें तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं इसमें, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी लिस्ट एंड मल्टी लिस्ट। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स आपका वर्क करता है, एरे रिप्रेजेंटेशन मीन्स एरे का यूज़ होगा इन ऑर्डर टू स्टोर द डेटा। एंड अगर बात करें एडजेसेंसी लिस्ट एंड मल्टी लिस्ट की तो उसमें लिंक लिस्ट का यूज़ किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे डेटा सेव किया जाएगा इन तीनों ही केसेस में इन डिटेल। सो स्टे ट्यून्ड। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको इजी से इजी लैंग्वेज में ये लेक्चर्स डिलीवर कर पाऊँ। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ग्राफ को यूजिंग जावा। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, गुड लक।